नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ आलोक। एक लंबी कानूनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार नोएडा का ट्विन टावर ढाया जाएगा। जी हां, 28 अगस्त, महज एक दिन बाकी है जब कोर्ट के आदेश के बाद ढाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है पहले से, और अब इंतजार है 28 अगस्त का, वो दिन जब ढाया जाएगा ये 40 मंजिला इमारत। लेकिन अपने पीछे जब ढाया जाएगा तो तमाम सारे सवाल सामने हैं, और इस बीच एनओसी को लेकर भी सवाल हैं। नोएडा प्राधिकरण भी सवालों के घेरे में है, और सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्या संदेशा जाएगा अन्य जो बिल्डिंगें हैं उनको लेकर के फिलहाल अब किस तरीके से सजगता बरतने की जरूरत है। और 40 मंजिला जो इमारत ढाई जाएगी, ये जो ट्विन टावर ढाया जाएगा, इससे जो अन्य जो टावर बने हुए हैं या जो अन्य जो पाइपलाइन में हैं उनको क्या कुछ वो सबक लेंगे। लेकिन नोएडा अथॉरिटी का पाप जो होगा वो अब ध्वस्त होगा। आरडीएक्स से उड़ाया जाएगा अथॉरिटी का पाप। तो बिल्डर से घूस खाकर बनवाया गया था ये टावर, प्लान पूरी तरीके से रेडी है और अब गिरेगा नोएडा का बुर्ज खलीफा। जी हां, ये भी जो 40 मंजिला इमारत है, किस तरीके से नोएडा के बुर्ज खलीफा ही कहा जाएगा, ये भी बुर्ज खलीफा से कुछ कम नहीं है। तो छोटे कर्मचारियों पर एक्शन है, बड़े खलीफा इसमें भी छूट गया। हालांकि इस बीच कार्रवाई भी हुई, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं जद में आना बाकी है। लेकिन नोएडा का बुर्ज खलीफा मुंह के बल अब गिरेगा। तो ट्विन टावर को लेकर के हम बात कर रहे हैं, जो लगभग 9 से 20 सेकेंड में पूरा ढह जाएगा। छोटे कर्मचारियों पर एक्शन, बड़े खलीफा छूटे। 3 बॉक्स में पहुंचा ब्लास्ट का रिमोट कंट्रोल। तैयारियां भी पूरी हैं, चेन्नई से इंजीनियर्स फिलहाल पहुंचे हैं। रिमोट कंट्रोल सिस्टम है और रिमोट कंट्रोल सिस्टम बॉक्स से करंट जनरेट होगा। 7 से 9 सेकंड में 9643 होल्स में ब्लास्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आसपास की सोसाइटी के लोगों को भी फिलहाल शिफ्ट किया गया है। तो ट्विन टावर ध्वस्त होने तक लोग होटलों में रहेंगे या शेल्टर होम में भी उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो नोएडा अथॉरिटी का पाप होगा ध्वस्त, और इसी के साथ टूटेगा ट्विन टावर, और सिर्फ अब एक दिन का वक्त है। तैयारियां पूरी जोर शोर से हैं, लेकिन क्या संदेशा जाएगा? ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके हम जवाब आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के वो आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मनीष सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनीष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आसिफ रिजवी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आसिफ जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत करना चाहूंगा। और डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनील शर्मा जी हैं, बीजेपी नेता। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। मैं सवालों और जवाबों के सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, समझूं, मैं लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी चीजें दिखा रहा हूं कि बारूद फेट और गिरेगा ट्विन टावर। अधिकारी भी कई जद में आएंगे, प्राधिकरण की भी जिम्मेदारी होगी, क्या संदेशा जाएगा? ऐसे तमाम सारे सवाल हैं कि जो मलबा आएगा वो कौन खरीदेगा, पर्यावरण पर किस तरीके का असर पड़ेगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच ओवरऑल सबसे पहला सवाल मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं चाह रहा हूं, मैं डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। डॉक्टर संदीप जी, मैं जरा आपके नजरिए से जानना चाहूंगा, जब ये ट्विन टावर का जब ये बात करें तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, प्लान रेडी है, तैयारियां पूरी हैं, अब सिर्फ और सिर्फ कहा जाए कि धमाके की बारी है। जी हाँ आलोक जी, अब सिर्फ धमाका ही सुनना बाकी रह गया है, बाकी ये ध्वस्त तो अब होना तय हो गया है। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो बायर्स हैं, जिन्होंने इसको खरीदा था, उनके ऊपर क्या बीते कि ये बड़ा अचंभित करने वाला विषय है। और जिस तरीके से बिल्डर ने बिना पूरी इन्फॉर्मेशन दिए, जिस प्रॉपर्टी को आप निर्माण कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के आसपास उसका नक्शा होना चाहिए, वो नक्शे वहाँ पे नहीं थे। बिल्डर्स ने लोगों को गलत जानकारियाँ दी, उसके बाद अथॉरिटी उसमें मिली हुई थी। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये पहली घटना नहीं है। आप ये इस तरह की घटनाएं आप देश में, मैं मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैं इलाहाबाद में जब रहता था तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला ओझा बिल्डर्स के अगेंस्ट दिया था। जिस कचहरी के आसपास वो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग को भी गिराया गया था। उसमें नुकसान किसका हुआ था? जो खरीदार थे, जिन्होंने उस बिल्डिंग को खरीदे था, उनका नुकसान हुआ था। तो ये समस्या इसमें इस विकल्प की नहीं है कि बाकी इसके बाद और जो टावर्स लाइन से उस नोएडा के आसपास खड़े हुए हैं, उन बिल्डर्स ने क्या, जिन लोगों को बेचा है,
क्या वो लोग उस पूरी जानकारी को अथॉरिटी से ले पाए हैं, अथॉरिटी ने उनको जानकारी दे दी है, या अथॉरिटी ने किस तरह से मिली भगत करके इस ट्विन टावर की तरह अनेकों टावर्स, आपको पूरे देश में ऐसे अनेकों बिल्डर्स मिलेंगे जो फ्रॉड करते हैं, जो चीट करते हैं, उसके बाद उनके ऊपर कुछ नहीं बिगड़ता है, जो खरीदता है भुगतना उसको पड़ता है, तो भुगतना उसको पड़ेगा। सबसे ज्यादा कौन होता है? बायर्स और खरीदार ही प्रभावित होता है, जो अपनी एक एक पाई लगा लगा करके अपना पैसा जोड़ता है, जिसने एक सुंदर घर का सपना सजाया होता है, को सजाने का एकदम तरीका होता है। सपने की दीवार भी किस तरीके से कहीं ना कहीं टूटेगी, ध्वस्त होगी, जो अपनी आंखों से देखेगा। लेकिन बात यहां पर घूम फिर के फिर राजनीति की आ जाती है। राजनीति आखिर क्यों हो रही? उन खरीदारों के बारे में, उन बायर्स के बारे में कौन सोचेगा? मनीष जी, हम सब राजनीति करेंगे, उन बायर्स के बारे में कौन सोचेगा? देखिए आलोक जी, जो ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण की बात आज हमारे सामने है, जब आप इसको देखेंगे और इसको महसूस करेंगे तो सबसे पहले वह ग्राहक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन ग्राहकों ने उसमें पैसा लगाया था और एक छोटे से आशियाने की स्वप्न को देखा था। जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है, और ये सिर्फ नोएडा में नहीं है, लखनऊ में भी आप देखेंगे, उसके बाद से आप बेंगलुरु में चले जाइए, आप दक्षिण भारत के किसी शहर में चले जाइए, कोलकाता में चले जाइए, देश के विभिन्न हिस्सों में जब आप जाएंगे तो ग्राहक सीधे जुड़ता है जो उसके मालिकान होते हैं उनसे, और जो उनके ऑफिस होती है उनसे जुड़ करके और उनसे खरीद बिक्री की बात की जाती है। लेकिन जो उसकी अथॉरिटी होती है, जो उसको परमिशन देती है, जो उस टावर को बनाने के लिए स्वीकृति देती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी बनती है। और मैं तो ये कहूंगा कि एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि टावर का मालिक भले मैं रहूं, टावर का निर्माण भले मैं करूं, टावर को बनाने में बैंक मुझे गारंटर मान करके भले पैसा दे, लेकिन उसका जो मैप है, जो अथॉरिटी उसको स्वीकृति दे रही है, ये अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि अथॉरिटी एक ऑफिस डाले, ऑफिस गवर्नमेंट का होना चाहिए और गवर्नमेंट से सीधे ग्राहक खरीदे। उसमें सिर्फ और सिर्फ भूमिका जो प्राइवेट बिल्डर है, उनका पैसे का जो लागत है, जो कीमत है, उसकी एक सही तौर तरीके से उसका निर्धारण होना चाहिए, और उस निर्धारण के आधार पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। जी, तो फिलहाल आपको इस मामले में मनीष जी कहां पर लगता है कि आखिर चूक कहां पर हुई है, फेल्योर कहां पर आया है, सिस्टम कहां पर कितना लाचार नजर आया मनीष जी? देखिए आलोक जी, जब इसको आप बहुत नजदीक से देखेंगे तो जब कभी आपको नोएडा जाना होगा या दिल्ली जाना होगा, तो जब आप जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर, आखिर यह सरकार आखिर रियल एस्टेट को खत्म क्यों करना चाहती है? एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब भी किसी बिल्डर ने बनाया होगा तो एक अथॉरिटी ने स्वीकृति दी होगी, उसके बाद से बिल्डर ने पैसा लगाया होगा, बिल्डर ने बनाया होगा। आप जा करके देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पर इतनी खूबसूरत टावर्स बन करके वो भूतखाने में तब्दील हो चुके हैं। उन महंगे फ्लैट्स को आज कोई मतलब नजर घुमा करके देखता नहीं, उसमें रहने वाला कोई नहीं है। आखिर वो देश का पैसा है, हमारे देश की महान जनता का, गरीबों का पैसा है, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके उसमें पैसा लगाया है, और परिश्रम से उसमें घर का उन्होंने सपना देखा था। बिल्कुल घर का सपना हर कोई देखता है, और वो जब गाना बजता है, देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में ये घर अपना। आसिफ जी, वो जिन ने सपना देखा है, जिन्होंने अपना बुक कराया होगा मकान, उनका जो बस सपना किस तरीके से पल भर में ढह आ जाएगा, पूरा भरभरा के गिर जाएगा। आसिफ जी, जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, सरकारों का काम होता है लोक निर्माण का। कहीं पर कोई समस्या किसी व्यक्ति के साथ आ जाए तो देश के अंतिम व्यक्ति के साथ भी सरकार को खड़े होना चाहिए। ये गलती चाहे जिसकी हो, लेकिन इसका दुष्परिणाम उसमें पैसा बुक कराने वालों के, जो उसने फ्लैट बुक कराए, उनके लिए आ रहा है। मुझे लगता है सरकार को चाहिए कि इसको टेक ओवर करे, टेक ओवर करके जो भी सरकार के अपने कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनसे टेक ओवर कराए, और टेक ओवर करा के आगे का इसमें कार्य वो करके, और जो आवंटिक हैं उनकी जो इसमें त्रुटि रह गई उस त्रुटि को ठीक करते हुए, जो लोगों ने इसके लिए पैसा दिया हुआ है उनसे त्रुटि भर का पैसा और लेकर ये फ्लैट उनको दिए जाएं। इसमें गलती अगर बिल्डर की है तो आप बिल्डर को पैसा मत दें, बिल्डर के खिलाफ आप सख्त एक्शन लें। पर लेकिन अब जो इतना पैसा इसमें लग गया है, वो पैसा भी बर्बाद ना हो। सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बना के कंसर्निंग डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन अभी भी क्या वक्त है? अब तो सिर्फ एक दिन का समय बचा है, सारी टीम पूरी आ चुकी है, पूरी आरडीएस तक आ चुका है, वहां पर पूरी इंजीनियर्स की टीम आ चुकी है। अब ये आगे के लिए प्लान भले ही हो सकता है। आप एक दिन की बात, हाँ,
जी। आप एक दिन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर 1 घंटा 1 मिनट भी बचा हो तो किसी भी सरकार के अध्यक्ष को, सरकार मतलब उस सरकार को जो लीड कर रहा है उसको, उसके अधिकारियों को चाहिए कि अंतिम समय तक उस व्यक्ति के साथ खड़े होना चाहिए जिसकी गलती नहीं है और वो उसका पैसा बर्बाद हो रहा है उसके साथ। अब भारत समाचार ने ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, मैं आपको बधाई दे दूं कि कम से कम उन लोगों का जिनका पैसा फंसा हुआ है, जिन्होंने इसमें अपना पैसा दिया है, उन लोगों की चिंता किसी को तो है, कम से कम आपने उनकी चिंता करी, ये बहुत अच्छी बात है। और इसीलिए सर मैंने देखिए हमें चिंता और हमने आपसे सुझाव भी मांगा। चलिए जी आसिफ जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मैं मेरा सुझाव है उत्तर प्रदेश की सरकार को, हाँ अपनी बात रखिए आसिफ तुरंत इसके ऊपर मंत्री से कंसर्निंग मंत्री से बात करके, अथॉरिटी से बात करके और इसको सरकार जब्त करे और सरकार उन अवार्डी को उसकी त्रुटि को दूर करते हुए उनको फ्लैट दे। जी मैं सुनील जी आपके पास आ रहा हूं। सुनील जी अब क्या ये सारी चीजें अभी भी संभव है, क्योंकि टेक्निकलिटीज भी सामने आई हैं और लगातार अब मामला कोर्ट तक पहुंचा, बायर्स खुद कर गए क्योंकि जो अप्रूव हुआ था वो किस तरीके से उसमें नक्शे के साथ छेड़खानी हुई, मानकों के अनुरूप नहीं थी चीजें, इसलिए कोर्ट ने भी आदेश दिया। फिलहाल अब सरकार किस तरीके से अब कदम उठाएगी, क्या कुछ अभी भी कुछ गुंजाइश बन रही है हाल फिलहाल? देखिए हाँ समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी कह रहे हैं कि 1 मिनट की गुंजाइश हो तो भी सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। मुझे लग रहा है इनकी बात कितनी हास्यास्पद है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार कैसे रोक पाएगी और कैसे रोक लेगी? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गिराने का आदेश दे दिया, डेट तय कर दी 28 उसको गिरना है अगस्त को, फिर इसमें रोकने का कोई औचित्य कैसे हो सकता है? अब प्रदेश सरकार का हस्तक्षेप ये कैसे कर लेंगे? और ये कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह की दलील दे रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब कोई संस्था अपना काम करती है, ये तो माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, जब सीबीआई कोई काम करती है, ईडी कोई काम करती है, तब तो ये कहते हैं कि सरकार के इशारे पर चल रही है। और अब सरकार इसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश को कैसे रोक पाएगी? मेरी समझ नहीं आ रहा ये किस तरह से अपने प्रवक्ता बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो लोग कोर्ट में गए थे उन्हें तो बताना चाहिए था कि किस तरीके का विकल्प होना चाहिए। मेरा सवाल ये, इस सवाल का भी जरा जवाब दे दीजिए सर। ऐसा है, सरकार कोर्ट में जो लोग गए थे, हाँ वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा था उसकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, अब इसमें सरकार का हस्तक्षेप कहां रह जाता है? मनीष जी अब देखिए मैंने विपक्ष की तरफ से एक सवाल पूछा तो मुझे जवाब मिल गया। अब मैं चाहूंगा कि बीच में नहीं, कुछ सीधे आप टिप्पणी करें इस पर। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कभी जब अपनी बात कहते हैं तो उनके अंदर एक अलग तरह की कुटिलता भरी बातें होती हैं, उनकी बातों में यथार्थ नहीं होता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये एक घर टूट रहा है, बहुत हजारों घर उत्तर प्रदेश सरकार ने तोड़े हैं और गैर कानूनी तरीके से तोड़े हैं। ये तो दलील अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जबकि इनके मिनिस्टर तो कोर्ट की कॉपी लेकर के भाग जाते हैं। इनके मिनिस्टर ऐसा घृणित कार्य करने वाले लोग और ऐसे घृणित राजनीतिक जिंदगी जीने वाले लोग अगर इस तरह की बात कहते हैं तो दुख होता है। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक जो प्रचलन लाया गया था और उस प्रचलन से कितने हजार गरीबों के घरों को तोड़ा गया और नजीर क्या पेश किया गया? दुनिया में कौन सी बातें कही जा रही हैं? क्या कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जो ये मकान टूट रहे हैं, जो ये घर टूट रहे हैं, ये पूरी तरह से लोगों की सरकारी जमीनों पे घर बने हुए हैं, लोगों ने गोरख धंधा करके इसको बनवाया है, लोगों ने अतिक्रमण किया है। बहुत सी बातें, बहुत सी दलीलें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी जाती हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि किसी भी संस्था को, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई और जांच एजेंसी हो, चाहे कोई और संस्था हो, सभी संस्थाओं को एक बात सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि एक घर बनाने में इंसान की पूरी जिंदगी खपत हो जाती है, उसका श्रम पूरा चला जाता है, उसकी पूरी रकम और उसकी पूरी कमाई चली जाती है, उसका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से सुझाव भी आए डॉक्टर संदीप जी,
कुल मिलाकर के बात यहां पर सपा की, बीजेपी की, कांग्रेस की नहीं है, ना ही आरोप प्रत्यारोप की बात यहां पे बुलडोजर को लेकर के हम नहीं बात चलने की आज इनकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। बात यह है कि 9 सेकंड में किस तरीके का ढहेगा ट्विन टावर और डेमोलिशन का इंतजार है, बस टूटेगा ट्विन टावर। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार ने साफ तौर पर, सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार अब साफ तौर पर कोर्ट का हवाला देकर के अपना पल्ला झाड़ती नजर आ रही है। लेकिन आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल कि जो अथॉरिटी के लोग हैं, आप भाई एक टावर बनाते किस तरीके से, उसमें एनओसी फायर ब्रिगेड की भी ली जाती है, तमाम सारे विभाग उसमें होते हैं, निर्माण निगम भी होता है, नगर निगम भी होता है, वो पूरे सब विभाग जिम्मेदार हैं, उन पर अब किस तरीके की कार्रवाई होगी, बड़ी बात यह, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, आपने जब शुरुआत किया था इस कार्यक्रम की तभी आपने बोला था कि छोटी मछलियां जो होती हैं उनको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी मछलियां होती हैं, जो अथॉरिटीज़ के बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यही सिलसिला इस टावर में भी होने जा रहा है। जो छोटे लोग हैं, जो बायर्स हैं, जिन्होंने खरीदा है, जिन्होंने अपने सपनों का महल इसको देखा था कि वो इसमें शिफ्ट करेंगे जब ये पूरी तरीके से बन जाएगा और लोग जाएंगे और उनके अपने जो सपने हैं घर खरीदने का, वो कितना बड़ा सपना होता है। आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कितना बड़ा सपना होता है अपना घर बनाना, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, एक तरीके से एक यज्ञ के बराबर का काम होता है एक घर को बना के उसको खरीदना। तो अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें कुछ हेर फेर किया था तो उस समय के तत्कालीन जो नोएडा अथॉरिटीज के जो ऑफिसर्स थे उनके खिलाफ सरकार ने क्या एक्शन लिया, कोर्ट ने क्या एक्शन लिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। ये तो आप गिरा देंगे कल के बाद परसों ये ध्वस्त हो जाएगी बिल्डिंग 9 सेकंड में, आप बता रहे हैं, लेकिन 9 सेकंड में उन जो बायर्स, जो जिन्होंने इस मकान, इन फ्लैट्स को खरीदा है, उनके दिलों पे क्या बीतेगी, उनके बच्चों, उनके परिवार, उनके आसपास के लोग, इष्ट मित्रों पे क्या बीतेगी जब वो गिरता हुआ इस बिल्डर्स, इस ट्विन टावर को देखेंगे ध्वस्त होते। तो सबसे बड़ी समस्या तो उन बायर्स की है ना, कि उनके दिलों पे मरहम कौन रखेगा, कौन पार्टी आके उनसे कहेगी कि मैं आपको मकान दूंगा, है कोई ऐसा? कोई नहीं कहेगा। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि जो लोग अथॉरिटीज में थे, जिनके मिली भगत, बिल्डर्स और अथॉरिटीज के जो मिली भगत थी, उस मिली भगत के बाद इसका खामियाजा उस आम जनता, जो जिन जनता ने इस फ्लैट को खरीदा, उनको क्यों भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल सही, सबसे बड़ी बात है कि सवाल ये है, भुगतना पड़े। आसिफ जी, एक बार फिर मैं आ रहा हूं आसिफ रिजवी जी के पास। आसिफ रिजवी जी, देखिए आपने कुछ तकनीकी चीजें भी बताई, मैंने वो सीधे सवाल पूछे, अब मैं जरा इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। कुल मिलाकर के प्रभावित एक खरीदारी हो रहा है। देखिए, अभी आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि उनको हमारी बात पे हंसी आ रही है। दरअसल वो हंस हमारे ऊपर नहीं रहे हैं, हंस उन लोगों के ऊपर रहे हैं जिनका वो आशियाना का उम्मीद थी जो टूट रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की ना अहंकार है, अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार तो रावण का नहीं रहा। अब उनकी मैं दूसरी बात का जवाब दे दूं, जो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से वो आदेश हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ने ये नहीं कहा इसको तोड़ो। जब किसी अथॉरिटी ने ये कहा कि इसके अंदर टूटी है, ये गलत बना है, इसको तोड़े देना चाहिए, तो उसके खिलाफ वो बिल्डर गया होगा हाई कोर्ट या सुन लिए मान्यवर, सुन लीजिए, तो कोर्ट ने कहा कि भाई जो अथॉरिटी की बात है वो सही है, टूटना चाहिए, ये आदेश है। मुझे लगता है कि जो भी उस बिल्डिंग के अंदर टूटी है, जो भी उस बिल्डिंग के अंदर नक्शे के खिलाफ बिल्डिंग बनी है, उस उतनी चीजों को ठीक करके और उसको सरकार खुद अपने अधीन कर ले, उसको ठीक कर ले। जिन लोगों ने फ्लाइट को बुक कराया है उनको वो फ्लाइट दे दे। मान्यवर, वो बिल्डर ना मेरा रिश्तेदार है, ना वो कांग्रेस पार्टी में है, ना उससे हमारा कोई लेना देना है, लेकिन वो हर शख्स जिसने वहां फ्लैट बुक कराया है, जिसका पैसा वहां इन्वेस्ट है, इस महंगाई के दौर में आदमी आटा चावल दाल नहीं खरीद पा रहा है जी, और उसने अगर एडवांस देके फ्लैट बुक कराया है, उसकी उम्मीद टूट जाएगी, तो किसी इंसान के जीने की उम्मीद टूट जाएगी। इस दर्द को, चलिए, ये चीज एक बड़ी अच्छी है कि आज एक विपक्ष की सरकार के प्रवक्ता अगर हंस रहे हैं, अच्छे डिबेट में कुछ अच्छे सुझाव आ रहे हैं, जिसमें हम लोग बायर्स को लेकर के बात कर रहे हैं, उनके दुख को समझा जा रहा है, उनके दर्द को साफ तौर समझ रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। मैं एक बार सुनील जी के पास आ रहा हूं। सुनील जी, देखिए अब फिर एक बार सुझाव आया, कोर्ट के आदेश से जारी कार्रवाई हो रही है, लेकिन सरकार अगर इसको पूरी तरीके से अपने अधीन कर लेती तो शायद इस तरीके की घटना ना होती। देखिए आलोक जी,
जैसा कभी हमने कह रहे थे कि हमको हंसी आ रही है, हमको हंसी नहीं आ रही है, हंसी हमको इनकी बातों पे आ रही है। अभी हंसी इस बात पे आ रही है कि जब ये बिल्डिंग बन के खड़ी हो रही थी तब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, तब सरकार बसपा के बाद सपा की थी प्रदेश में और केंद्र में थी कांग्रेस की। तब ये लोग कहां सो रहे थे जो आज ज्ञान बांट रहे हैं कि गरीबों के आवास देने का काम तो माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही देना शुरू कर दिया था। करोड़ों लोगों को आवास मिले हैं। एक आवास में 25,000 रुपए लिए जाते हैं आपकी सरकार में, एक आवास में 25,000 रुपए लिए जाते हैं आपकी सरकार में। कहिएगा तो एविडेंस दे देंगे आपको। समाजवादी पार्टी के लोग करते होंगे, कहिएगा तो एविडेंस दे देंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है तथाकथित वो 25,000 रुपए लेते हैं। मैंने आपको सुना, आप मेरी पूरी बात सुनिए। रही उन लोगों का जिन लोगों का पैसा लगा उनके लिए। अरे अब आप रविशंकर थोड़ी ना कि आपकी बात हम सुनेंगे बैठ करके, गलत बात करेंगे और आपकी बात हम बैठ करके सुनेंगे। आप सही कर रहे हैं, आपकी सरकार में हुआ ये सब। प्रधानमंत्री आवास जो शहरों में बनाए जा रहे हैं 25,000 रुपए लोगों से लिए गए हैं। आप लोगों को मकान दी जा रही है, प्रदेश में जांचें बैठी हुई है, क्या बात करते हैं? सरकार थी ये, जब बिल्डिंग खड़ी हुई थी सरकार किसकी थी? प्रदेश में किसकी सरकार थी जब ये बिल्डिंग बनी तब? हमारा ये बिल्डिंग बनी तब सरकार केंद्र में किसकी थी? हमें माननीय सरकार आपकी थी। हमें इस बात की खुशी है आपके अधिकारी मलाई खाते रहे और परमिशन देते रहे बिल्डिंग बनाने की। अच्छा हमारे अधिकारी मलाई खाते रहे। अधिकारी किसी दल के होते हैं क्या? मतलब कैसे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी ने आपको बना दिया है? अधिकारी किसी दल के होते हैं क्या? सरकार के आपके संरक्षण में, हमारे संरक्षण सुन लीजिए सरकार के समाजवादी पार्टी हमेशा से प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स करती है और समाजवादी पार्टी शहरों से लेकर के गांवों के विकास के और उत्थान के लिए जितना हो सकता है प्रयास करती है और आगे भी अवसर मिलेगा तो करेगी। आप अवसर नहीं मिलेगा आगे। जनता ने आपको देख लिया कि विकास समाजवादी पार्टी का हुआ, विकास कहां का हुआ? विकास आपके लोगों का हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करने के साथ ज्योतिष का काम भी शुरू कर दिया है। किसका जीवन कैसा होगा, किसका जीवन कैसा नहीं होगा, यह काम भी अब आप लोगों ने बताना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय था लखनऊ में, जो कार्यालय है वहां पर 4 लोग बैठे रहते हैं ज्योतिष का पत्र लेकर के, यही बताने का काम करते हैं कि आपकी आगे की राजनीतिक जिंदगी जमीनों को योगी जी का बुलडोजर छिना रहा है तो आपको दर्द हो रहा है। योगी जी का बुलडोजर, योगी चलिए फिर भाई आज मैं चाह रहा था कि राजनीतिक बहस ना हो, कुछ चीजें निकल करके आए, सार्थक चर्चा उस पर हो। संदीप जी देख रहे थे राजनीतिक दल कुल मिलाकर के, फिर डिबेट जो मेरी थी वो बीजेपी वर्सेस सपा वर्सेस कांग्रेस आ गई। कुल मिलाकर सवाल यह है कि सरकार किसी की भी हो, मैं निष्पक्ष रूप से बात कर रहा हूं, पत्रकार हूं, पक्षकार नहीं हूं, यह सब समझ ले पूरा पैनल आज इस बात को। बड़ी बात यह सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो एनओसी कैसे फटाफट मिलती गई, चाहे वो निर्माण निगम की बात करें, अथॉरिटी की बात करें। संदीप जी सवाल ये है। जी सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि भाई जिसकी भी सरकार हो, चाहे बसपा की हो चाहे सपा की हो, या जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं या जहां पे भी जिसकी सरकार हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो जिस बायर्स ने उस बुकिंग अमाउंट को जो भी अथॉरिटीज़ के लोग थे या जो भी बिल्डर थे उनको दिया हुआ है, तो उसकी गलती का खामियाजा उस बायर्स को क्यों भुगतना पड़ रहा है? मेरा प्रश्न तो ये है ना कि आखिर ये अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं इनकी चमड़ी इतनी मोटी हो कैसे जाती है कि ये सारे नियमों को ताक पे रख के और अप्रूवल देना शुरू कर देते हैं? तो सबसे बड़ी समस्या ये है, इसके लिए जांच कब करेगा, कौन करेगा, कैसे होगी, इस विषय पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है। अब आपने सही सवाल उठाया एकदम। चलिए सुनील जी अब इस सवाल का जवाब दे दीजिए, जो अथॉरिटी में जो बैठे हैं अधिकारी, अब उन पर कार्रवाई कब से शुरू हो रही है, किस किस पर गाज गिरेगी? अब सवाल ये, और वो गाज भी ऐसी गिरे, कार्रवाई भी ऐसी गिरे कि वो नजीर बने, ताकि जो बिल्डर किस तरीके से है और जो रेरा के भी पालन नहीं करते। बड़ी बात, रेरा भी तो आप लाए थे कानून, किस तरीके से उसका पालन नहीं किया जा रहा, बिल्डर्स किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं। और ये सिर्फ नोएडा की बात नहीं है। के साथ इस सवाल का जवाब, मैं कोई आज बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने साफ तौर पर कहा कि सरकार किसी की भी हो। चलिए सहमत हूं कि जिन लोगों ने पैसा लगाया, जिन लोगों का पैसा फंसा, उन लोगों के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार भी इस पर विचार करेगी और कार्रवाई भी करेगी। नहीं, जो अथॉरिटी के मोटे लोग हैं उनकी समस्या का निदान कैसे होगा? एक व्यक्ति थे नोएडा अथॉरिटी में, सुनील जी छोटे दायित्व पे रहते हुए भी बड़े बड़े काम करते थे, उनको गिरफ्तार किया गया, वो आज जेल में है, जेल की सलाखों में। ये वो भी नोएडा में थे। यादव सिंह का नाम सुना है आपने? ऐसे ही लोग परमिशन देते रहे, काम कराते
रहे, लेकिन एक भी व्यक्ति, ये योगी जी की सरकार है, बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्य होगी। और इन लोगों को, जिन लोगों को जरा समय सीमा भी बता दीजिए और कब से बता दीजिए ताकि मैं ये ब्रेकिंग न्यूज चला सकूं कि अभी कोई भी अधिकारी नहीं बचेगा। खरीदारों का क्या होगा सुनील शर्मा जी आए और कुरुक्षेत्र में डिबेट में जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं ये भी ब्रेकिंग न्यूज भी चला देता हूं। कब समय सीमा बता पाएंगे क्या? खरीदारों का क्या होगा? आलोक जी, मैं सवाल का प्रश्न जवाब ये जानना चाहता हूँ, जो बायर्स हैं उनकी स्थिति पे कौन रोने आएगा? चलिए, दो सवालों के जवाब जल्दी से दे दीजिए। आलोक जी, हाँ। आलोक जी, मैं आ रहा हूँ, आलोक जी, मैं कुछ कहना चाहता जी, मैं आपके हूँ। पास आ रहा हूँ। उस पर सरकार विचार करेगी। जरा सुनील जी से जल्दी से सवाल का जवाब ले ले, फिर मैं आसिफ जी के पास आ रहा हूँ। सुनील जी, जल्दी से आप सवाल का जवाब दीजिए। इनका पैसा लगा हुआ है, उस पर भी सरकार सिंपैथीपूर्ण तरीके से उनके साथ देगी, उनके साथ न्याय करेगी, उनको कहीं न कहीं कोई व्यवस्था उसके लिए भी सेटल करेगी, लेकिन ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सरकार नहीं रोक सकती। आसिफ जी, अब देखिए भाई, हमने सवाल पूछा, आश्वासन हमें भी मिल गया, हमने बायर्स की तरफ से सवाल पूछा और अधिकारियों पर क्या गाज गिरेगी हमें भी मिलेगा कि पूरे बख्शा किसी को नहीं जाएगा। जी देखिए, जैसे अभी उन्होंने कुछ आरोप लगाए हमारे ऊपर, समाजवादी पार्टी के ऊपर और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, ऐसे आरोप मैं भी लगा सकता हूं, पर इस समय सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन लोगों ने फ्लाइट बुक कराए हैं उनके पूरा जीवन लगा है वहां पर और उनके परिवार का जीवन लगा है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते। कुछ देर के लिए हम मानते हैं कि सुनील भाई हमारे भाई हैं और अगर उनको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर इस बात को समझने की कोशिश करिए कि ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला और मुद्दा है। आप चैनल पे बैठ के ये मत कहिए कि हम सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। सरकार एक सीएलपी लेकर, एक ऑर्डिनेंस पास करके, एक सीएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में अपना प्लान पेश कर सकती है और रात में 12 बजे भी पेश कर सकती है। जब रात में 12 बजे नोटबंदी हो सकती है जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई, तो यह भी हो सकता है। इसके लिए पॉजिटिव सोच चाहिए। आप हमें अपना दुश्मन मत मानिए, कुछ समय के लिए हमें अपना भाई मानिए। हो सकता है हमारे आपके विचारों में मतभेद हो, लेकिन जनता को लेकर हम लोग में मतभेद नहीं है। मुझे लगता है आप भी जनता की सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं और मैं भी, और भारतीय जनता पार्टी भी जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में है और कांग्रेस पार्टी भी। हो सकता है कि हमारे आपके काम करने का तरीका अलग हो। मेरा आपसे निवेदन यह है कि अभी भी कोई देर नहीं हुई है। आपको चाहिए कि अपने पार्टी के सरकार में बैठे हुए मंत्री से ये बात करिए, और अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो ज्ञान मैं दे रहा हूं, क्योंकि मैं पेशे से एक वकील हूं। एक वकील के नाते आपको बता रहा हूं, ना हो तो आप सरकारी वकीलों से मेरी बात करा सकते हैं, मैं उनको बता सकता हूं। लेकिन आप भी बड़ा देर से सुझाव दे रहे हैं सर। अभी के अभी आसिफ जी, नहीं लगता कि थोड़ा जल्दी से, जब किस तरीके से टीम बुलाई जा रही थी, वहां पर कार्रवाई हो रही थी, थोड़ा सा सुझाव जल्दी देते? नहीं, ये बात तो मुझे पहले से पता नहीं थी। आपके चैनल के माध्यम से ये बात मेरे नॉलेज में आई है जी। आपके चैनल आपको इतनी अच्छी जानकारी थी, आपको अपनी जानकारी शेयर करनी चाहिए। चलिए, देर आए दुरुस्त है, लेकिन अभी भी क्या है, अभी सुना रहा हूं तो वो मेरा मजाक बना रहे हैं, हंसा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा वो मजाक नहीं, मजाक अभी भी मैं उनसे कह रहा हूं तो उनको मेरी बात पे हंसी आ रही है। आज कोई लोगों की जान जा रही है, फिर वही बात, आज हम बायर्स के लोगों की जान जा रही कर रहे हैं। और ये कह देना, एक मिनट रुक जाइए, एक मेरी पूरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो ये कह रहे हैं ना कि ये होगा, मुझे लगता है पहले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, फिर जिन बायर्स ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया उनको जमीन या प्लॉट अलॉट होना चाहिए, आवास विकास या और किसी अथॉरिटी सरकार के माध्यम से, और फिर बिल्डिंग टूटनी चाहिए। सुनील जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं क्या? अभी मेरा फिर घूम फिर के सवाल ये देखिए, अब तो कानूनी पेचीदगियां भी बता दी। आसिफ जी तो कानून के भी बड़े जानकार निकले। नहीं, आसिफ जी कानून के बहुत जानकार हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, लेकिन आज जानकारी एक दिन जब समय रह गया तब जानकारी बता रहे हैं ये जी। इससे पहले जानकारी कांग्रेस के किसी व्यक्ति को नहीं थी। आज ये जानकारी दे रहे हैं कि आज ही रात को जा सकते हैं, नोटबंदी रात को हो सकती है। रात में 12 बजे से नोटबंदी, ये भी जानते हैं कि अदालतें तो कांग्रेस ने रात के 12 बजे खुलवाई थी, लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती कौन दे सकता है? आप अपने बिल्कुल आपने रही बात अपने निजी फैसले के लिए सरकार गिराने के लिए विधायकों को खरीद सकते हैं, और उसके लिए रातम रात उनको महाराष्ट्र से जो है वो दूसरे स्टेट और मानवर आप अपने गिरेबान में जाके चार अधिकारियों राम मंदिर के मुद्दे पर
उनके साथ जब उनके विवादित साथ बैठ के ढांचा टूटा था solution ही तब निकाल आपने सकते। 4 सरकार गिरा दी क्या थी। बात कर रहे हैं आप किस बात को कर रहे हैं? विवादित ढांचे पे पहुंच गए। अरे उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय आपको कल्याण हर सिंह चीज जी में वही की करना है। गिरी, आप घूम लेकिन फिर उसके के साथ जो है वो राजस्थान की सरकार भी गिरा दी जातिवाद, आपने, धर्म की पंजाब की राजनीति में आ जाते हो। वहाँ की दिल्ली की भी गिरा दी। पॉजिटिव बात हो रही है, चार पॉजिटिव बात करिए। 4 सरकार गिरा दी लोगों थी के आपने। मकान टूट रहा है, सरकारें लोगों की गिराने में टूट रही है। आपसे ज्यादा होशियार कोई नहीं है। मान्यवर आप हमें गाली सरकारें आज देते गिराते रहे रहिएगा। हैं। मान्यवर आप हमें गाली देते रहिएगा और सरकार सुन लीजिए, आप हमें गाली देते रहिएगा। नहीं, हम लेकिन गाली इस नहीं समय दे जो रहे, समस्या है हम उसको आपको समाधान आपकी निकालने पुरानी की चर्चा यादें ताजा करिए। करा रहे हैं। क्या आप आज हमें उपदेश दे रहे हैं? आप कह ही आपने रहे हैं पिछली कि सरकार आप में ये आपके है, टाइम वो में है, क्या वो किया है। था? मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं आपको, मैं आपको सजेशन दे रहा हूं। देखिए सुझाव किस तरीके और से मैं दिए कह जा रहा रहे हूं हैं। कि चलिए आप हो सकता है मैं आप ठीक है, सजेशन आज दे रहे हैं ना। आपके भी थोड़ी सी लेट लतीफी आप नहीं, भी जैसे आप उससे लड़ अब रहे जब जमाना जब जब ED 5G का है कार्रवाई तब होती है, तब आपको कांग्रेस होता अभी है। 2G की स्पीड से राष्ट्रपति चलेगी तो की कैसे कार्रवाई काम होगा भाई, ये भी तो देखना होगा। डॉक्टर संदीप जी देखिए यहाँ पर मामला कहां से कहां तक आ गया, विधायकों की खरीद फरोख्त तक मामला आ गया। लेकिन अब यहाँ पे लोग इस तरीके से, अब वो समय है, इस समय एक दिन का समय है जब 28 अगस्त को ट्विन टावर ढाया जाएगा। अब लोग खरीदारी किस खरीदारी की बात कर रहे हैं कि जो मलबा निकलेगा, मलबा ढाएगा, उसको खरीदने की अब बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला चल रहा है। जी अब वो देखिए मलबा बिकेगा, खरीदेगा कौन, खरीदेगा ये बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय ये है कि जो बायर्स ने खरीदा था उनकी संवेदना के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो अथॉरिटी के लोग थे, जो अथॉरिटी के ऑफिसर थे, जो बड़े अधिकारी थे, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। जब तक आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे और बिल्डर, जिस बिल्डर ने इस बिल्डिंग को बनाने का काम लिया था, उस बिल्डर के खिलाफ क्या एक्शन ले रही है, लेने वाली है सरकार, उनको किस तरीके से सड़क पे ले आएगी। तो अगर इस तरह के बड़े लोगों के खिलाफ आप एक्शन लेंगे तो उससे जनता में एक संदेश जाएगा। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि जो योगी जी की सरकार है वो निर्णय लेने में सक्षम है, वो निर्णय जरूर लेगी और इन सारे लोगों को जो है वो जो सही जगह है उस जगह पे पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो बायर्स है, मैं फिर यही कह रहा हूं कि बायर्स के साथ जो संवेदना आम लोगों की जुड़ी है कि आखिर उनके हितों को कैसे देखा जाएगा, उनके हितों को कैसे बनाया जाएगा, उनके हित कैसे पूरे होंगे, उनको वो आवास कैसे मिलेगा, इस पर भी सरकारों को सोचना पड़ेगा। चलिए आसिफ जी मैं जरा आपके पास आऊंगा, जरा उससे पहले मैं जरा मनीष जी की भी टिप्पणी ले लूं। ठीक है सर? जी आसिफ जी बोलिए। बस 1 मिनट संदीप जी से मैं बात करना ठीक है, चलिए आप बात करिए भाई। कांग्रेस प्रवक्ता का संदीप जी से सवाल। जी आप हाँ आसिफ भाई बोलिए। संदीप जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं देख रहा हूं लगातार आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं और बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार को सचेत कर रहे हैं कि क्या करना है। जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, क्या यह तरीका बेहतर नहीं रहेगा कि पहले सरकार को चाहिए अथॉरिटीज के खिलाफ एक्शन ले, फिर जिन लोगों ने उसमें फ्लैट बुक कराए हैं उनको सरकार जो से जमीन देती है एलडीए के माध्यम से, केडीए के माध्यम से, जी उन लोगों को प्लॉट या फ्लैट दिए जाएं और उसके बाद इसको डिमोलिश किया जाए। मुझे लगता है सरकार तो इस ज्यादा पे बेहतर रहेगा। भी मेरा विचार कर ही मानना रही ये होगी। मैं चाहता हूं अब कि- सरकार का पक्ष में तो नहीं जानता, मैं सरकार का पक्षकार हूं नहीं, लेकिन मैं चूंकि एक पत्रकार के तौर पर यहाँ आया हूं तो मुझे ये लगता है कि सरकार इस विषय पर भी जरूर विचार कर रही एक होगी। पत्रकार के तौर पे आपको क्या लगता है कि पहले यही होना चाहिए था? नहीं हो अब होने की बात तो आप आलोक जी भी देखिए कह रहे हैं कि आप 2G की स्पीड से आए हैं, अब 5G का जमाना चल रहा है, तो अन्य जो विपक्षी पार्टियां थी उनको भी एक्शन पहले लेना चाहिए था। अगर सरकार नहीं चेती थी तो आपको सरकार को चेताना चाहिए था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं जानता। तैयार नहीं है, आपके चैनल पे सुनने को तैयार नहीं है, विधानसभा में सुनने चलिए भाई ठीक है, कौन सुनने के लिए नहीं तैयार है? सुनील जी अब मेरे एक सवाल का जवाब सुनिए। देखिए विपक्ष यहाँ पे भी कह रहा है सुनते नहीं है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि भाई हम तो विपक्ष को साथ लेकर के चल रहे हैं। खैर मेरा ये मुद्दा नहीं है राजनीतिक, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, सुनील जी अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी तो मेरा बहुत अहम सवाल आज की डिबेट का, ट्विन टावर को ध्वस्त करना, सुनिएगा मेरा सवाल, ट्विन टावर को ध्वस्त करना करप्शन के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई है जिसके जरिए सरकार भी एक संदेशा देना चाहती है। लेकिन क्या संदेशा जाएगा? और बड़ी बात है, उससे भी बड़ी बात कि जिनको करप्शन करना था वो तो करप्शन करके चले गए, हम लोग चर्चा ही करते रह जाएंगे। अब देखिए आलोक जी, हाँ जिन्होंने करप्शन किया है उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और आगे भी होंगी, वो लोग बच नहीं पाएंगे। ये योगी जी की सरकार है, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को सरकार बख्शेगी नहीं। दूसरी बात, जिन लोग जो बायर्स लोग थे, जिनका पैसा लगा है, जिनका पैसा फंसा है,
सरकार उनके बारे में भी बहुत गंभीरता से विचार करेगी और उनके साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मान्यवर, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये विचार पहले कर लीजिए, जिनके खिलाफ एक्शन लेना है वो पहले ले लिए और उसके बाद टावर गिरा लीजिए। आप इस बात को समझिए ना कि आप कहते हैं ये हो जाएगा, नोटबंदी होगी, उसके बाद जो है नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि साहब आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद अभी भी चल रहा है। आप वही कह रहे हैं, आपने कहा था नोटबंदी के बाद प्लान हमारा है, प्लान आपके आप समझिए, पहले आपको सोल्यूशन निकालना चाहिए, पहले समस्या खड़ी करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। अरे छोड़ो, आपके पास केवल आलतू फालतू की बात, विवादित ढांचा, आतंकवादी, ये फुला ढमा। चलिए, लेकिन आसिफ जी, अब कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं सुझाव, अब कुछ अच्छे सुझाव भी दिया करें, क्योंकि आप देखिए कानूनी पेचीदगियों को भी जानते हैं, तकनीकी पहलुओं को भी जानते हैं। सुझाव क्या सुनने को तैयार नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का काम है ये, 1 घंटे का काम है। वहां के डीएम को बुलाइए, वहां के कमिश्नर को बुलाइए, अथॉरिटीज को बुलाइए, एक कमेटी बनाइए और सुप्रीम कोर्ट में एक सेल्फी दिया कि साहब हमें 15 दिन का समय दिया जाए, हम इसका अल्टरनेटिव चीज निकालना है। ठीक है, चलिए एक बार जरा संदीप जी सवाल जो है बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैं जरा आपसे सुनील जी सुनेंगे और आसिफ जी सुनेंगे, जरा डॉक्टर संदीप को सुनेंगे। जो आसिफ जी सुझाव दे रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि टेक्निकल टीम भी नहीं और जो कानूनी पेचीदगियां वो भी तो जानकार होंगे। एक बड़ा पैनल होगा, उसी ने सब कुछ डिसाइड करा था, विदेशों से पूरा टीम आ रही, जो पूरा का पूरा प्लान बनाया गया है। जी हाँ, वो मुझे लगता है उस पे वर्कआउट किया होगा जरूर। जिन लोगों ने जो लोग रहे होंगे इस कमेटी में, या जो भी अथॉरिटीज के लोग रहे होंगे, या जो भी सरकार ने जो निर्णय लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उस आदेश की आप अवहेलना तो कर नहीं सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो अथॉरिटी के लोग हैं, आखिर उनके साथ क्या रिएक्शन होगा, उनका रिएक्शन देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कि जिन लोगों के लिए आपने ये बनाया था, उन लोगों को न मिलके ये जमींदोज होने जा रही है, 9 सेकंड में आप बता रहे हैं कि बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी, तो उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीति करने की कोई बात नहीं है कि आप आज कर लीजिए, आप कल कर लीजिए, आप परसों कर लीजिए, लेकिन जो बायर्स हैं उनको, उनकी संवेदना को समझना, उनके परिवार की संवेदना को समझना, उनके बच्चों की संवेदना को समझना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस पे सरकार मुझे लगता है कुछ ना कुछ ठोस निर्णय जरूर लेगी। जो सुनील जी बता रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता जो हैं, कि सरकार इस पे कार्रवाई करेगी या कर रही है, जो व्हाटएवर मैं नहीं जानता, लेकिन अगर सरकार समय रहते इस पे कुछ एक्शन ले लेती है तो इसका फायदा बायर्स को जरूर मिलेगा। मेरा सरकार समय रहते कोई एक्शन लेती है। मनीष जी क्या सोच रहे हैं, कि ये तो नहीं कि अच्छा हुआ मैं बच गया, कि मैंने नहीं वहां पे बुक कराया? आलोक जी, संदीप जी की बातें बहुत अच्छी हैं और उनकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूँ, लेकिन एक बात आपको भी, संदीप जी को भी और पूरे देश को एक बात समझना पड़ेगा कि एक घर बनाने में, एक रास्ता बनाने में, एक अपनी ज़िंदगी को खड़ा करने में बहुत तरह के श्रम का दोहन होता है और बहुत तरह का श्रम लगता है। एक बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, आज देश के सामने जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने थे, तो उस समय देश के प्रति व्यक्ति के ऊपर 40,000 रुपये का कर्ज था। आज देश का प्रति नागरिक 1,09,000 रुपये का कर्जदार है। 152 लाख करोड़ रुपए भारत पर कर्ज है। एक निवेशक ने निवेश किया है, एक बिल्डर ने उसमें पैसा लगाया, ग्राहकों ने उसमें पैसा लगाया, अथॉरिटी ने उसमें नक्शा दिया, जो भी मापदंड थे उस मापदंड के हिसाब से काम किया नहीं किया वो एक अलग बात है, वो जांच का विषय है। हमें ये बात समझना पड़ेगा। अभी इवाना ट्रंप आई थी, याद होगा आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और बहुत स्वागत उनका, बहुत महिमा मंडन किया गया। तो इवाना ट्रंप जी आई थी और उनके पति साथ में आए थे। आपको पता होना चाहिए कि देश में जो मेट्रो सिटीज है, वहाँ पर भारत सरकार ने ट्रंप हाउस के नाम पर बहुत बड़ी ज़मीनें ट्रंप को दिया और इवाना ट्रंप को दिया। और उनकी, आपको भी पता है कि जो ये घरों के बनाने का कारोबार है, वो उनके पास बहुत बड़ा कारोबार है ट्रंप के पास। भारत में उनको ट्रंप हाउस के लिए बहुत सारे लाइसेंस, फर्स्ट विंडो उनको दिया गया। हम पूछना चाहते हैं कि हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे जो देश के छोटे उद्योगपति हैं, हमारे देश के जो छोटे लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं, उनको भी तो फर्स्ट विंडो, उनको सहूलियत मिलना चाहिए।
उनको जो कागजात है, जो दस्तावेज है, उनको प्रिपेयर तरीके से कर करके गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में जब पैसा लगाते हैं तो हमें मान सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए। किसी को चोर बेईमान बनाने की जो पद्धति शुरू हुई है, इस पद्धति पर रोक लगना चाहिए। इसलिए कि आलोक जी, मैं बहुत गंभीर बात और बहुत गंभीर सवाल उठा रहा हूं, और कांग्रेस के भी जो हमारे प्रवक्ता इस बात से सहमत होंगे, पूरे देश के व्यवसायियों को आपने चोर बना दिया, बेईमान बना दिया, पूरे देश के नेताओं को आपने भ्रष्ट साबित कर दिया। क्या गुजरात का एक भी उद्योगपति नहीं है जो ईडी का सामना कर सके? एक ईडी का कर्मचारी गुजरात में नहीं गया आज तक, इतने वर्षों में 8 बरस का समय होने जा रहा है, एक सीबीआई का आदमी गुजरात में नहीं गया। पूरा देश का समूचा राज्य चोर है, बेईमान है, डाकू है, क्रिमिनल है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, पर अभी आने वाले समय में मुझे कुछ और भी सवालों सुनना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पावर बढ़ाई है ईडी को लेकर के, लेकिन खैर मुद्दा ये नहीं है। लेकिन मैं एक बार सुनील जी आपके, हाँ सुनील जी, ड्रग्स मिल रहे हैं जी, गुजरात के लोग पैसा लेके बैंकों का भाग रहे हैं जी, और अंटानी और अंबानी के अलावा कोई ये सवाल आप देखिए, पूछिएगा। ऐसा है, ये बहुत बड़ा, हम लोग ये बहुत बड़ी बिल्डिंग का ध्वस्त। आज हम मानवीय संवेदनाओं को लेकर के बात कर रहे हैं, आज हम बैट्स को लेकर के बात कर रहे हैं, आज हम खरीदार को लेकर के बात कर रहे हैं। एक बार सुनील जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कुल मिलाकर के सरकार जब पूरी तरीके से कह रही है कि हम हर चीज पारदर्शिता से कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं, तो ये संदेशा क्यों नहीं जा रहा है और विपक्ष फिर क्यों इस तरीके के सवाल उठा रहा है? जरा इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा, अब सुनेगा पूरा विपक्ष सुनील जी से। जी देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगा, विपक्ष ने खुद तो कभी कुछ किया नहीं। आज जब देश सिर्फ एक बात आलोक जी मैं काउंटर करूंगा, नहीं आलोक जी मैं काउंटर करूंगा। सुनील जी एक बात बता दीजिए, हमारे नेता सुनील जी एक सवाल मेरा छोटा सा ले लीजिएगा, एक सवाल ले लीजिएगा। और आलोक जी, मैं आपसे भी कह रहा हूं, ठीक है सुनील जी, आपने इतना सवाल किया, अब सुन आसिफ जी सुन लीजिए, आवाज नहीं पहुंच रही है, मैं आपको मौका दूंगा, पहले 2-3 सवालों के तो जवाब ले लें। से पहले सारी जांच एजेंसियां गुजरात में ही जाती थी। आसिफ जी शांत होइए, सुनिए तो पहले करके, समय बहुत कम है, का पेशेंस नहीं रखेंगे। चलिए अब मैं सबसे कह रहा हूँ भाई, धैर्य रखें, पेशेंस रखें जी, सुन लेंगे। आसिफ जी शांत कराने में 2 मिनट निकल गया। ये बताओ, पेशेंस रखिए आसिफ जी। 14 से पहले जब आपकी सरकार थी, 10 वर्ष सारी जांच एजेंसियां गुजराती जाती रही, सारी जो कांग्रेस ने किया वो आप कर रहे हैं, मतलब जो कांग्रेस ने किया वो आप करेंगे, अब आप मतलब जो कांग्रेस ने किया वो आप करेंगे। आपका और उनका एक ही चरित्र है, कर रहे उस काम को। पूरे देश के लोग चोर हैं, बेईमान हैं, डाकू हैं, सबसे दूध के धुले हुए आप लोग हैं। हम केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर देंगे। देश की अर्थव्यवस्था 152 लाख करोड़ हमारे देश पर कर्ज हो गया, गरीबों को आवाज देंगे। 152 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में हमारा देश है। आप देश की अर्थव्यवस्था मजबूत कर रहे हैं, आप देश को लूट लिया आपने। आपकी पिछली सरकारों का परिणाम है, हमारी पिछली सरकारों का परिणाम है। देश पर ये मेरे पास कागजात है सुनील जी, और देखिए देश पर 2013-14 में 55.9 लाख करोड़ कर्ज था, आज के समय में 152 लाख करोड़ कर्ज है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार में इतना कर्ज हमारे देश पर क्यों बढ़ा? जवाब देंगे इसका? 2014 में आमदनी बड़ी, 2014 में प्रति व्यक्ति भारत में, अच्छा आपने सवाल का जवाब तो जल्दी से ले लीजिए। आसिफ जी सुनिए तो सवाल का अब आप भी सवाल पूछेंगे, आप ही जवाब देंगे। चलिए सुनील जी बात रखिए, काम कर रही है सरकार। अब मनीष जी के पास मैं आऊंगा, लेकिन सुनील जी पहले अपने सवाल का जवाब दे दीजिए जल्दी से, शांति से। मूल विषय से भटक के दूसरी बातें करेंगे, मेरे पास जवाब देने के लिए अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। हमारा देश अर्थव्यवस्था से चलता है, सामाजिक एकता से चलता है, ताना बाना हमारा मजबूत रहेगा, तब हमारा देश चलेगा। और जिन अथॉरिटी के लोगों ने, जिन अधिकारियों ने गड़बड़ पैदा की है, उन अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, सारे के सारे अधिकारियों को। चलिए अब मैं कोई भी डिबेट को डाइवर्ट नहीं करेंगे। मैं सुनील जी आपके पास ही आ रहा हूं। आपने कहा कि अब शिकंजा कसेगा, किस तरीके से शुरुआत होगी और कब तक होगी, जल्दी से बताइए मुझे इस सवाल का जवाब। मैं अपने डिबेट के टॉपिक पर फोकस करता हूं जी। देखिए, सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है, लेकिन यह बात यह है कि ये लोग
टावर गिराने को रोकने की बात कर रहे हैं, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार इस पर ध्यान तो दे रही है, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विपरीत सरकार जिसके राजकाज में हमारा रुपया इतना गिर गया, बिल्डिंगें कैसे बचेंगी? जिसके राजकाज में हमारा डॉलर के सामने हमारा रुपया इतना गिर गया, उस देश की बिल्डिंगें बचेंगी? की सरकार है ना, क्या एक्शन लिया आपने, बताओ ना। संदीप जी आप सुन रहे हैं, देखिए रुपया गिर गया, डॉलर गिर गया, सरकारें भी गिर गई। 2012 में आपकी सरकार थी, मनीष जी आपकी सरकार थी, और उसी सरकार के बीच में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई। गैर कानूनी काम अधिकारी आपकी सरकार में करते रहे। सरकार ने कुछ नहीं किया। 2012 से लेकर के 17 तक आपकी सरकार ने। एक बात सुनील जी, एक सवाल का मेरा जवाब दे आलोक जी, आपसे सहमति और लेकर 14 एक तक सवाल में पूछिए पूछना पूछिए, चाहता मैं तो माननीय हुई नहीं प्रभारी विंडो में, बैठे, पूछिए आप सवाल, पूछिए आप सर्वे सर्वा हैं, हाँ, आप ठीक है, सर्वे नहीं सर्वा नहीं, हैं। आप सर्वे सर्वा हैं, मैं एक विंडो में कहीं नहीं दिख रहा हूँ। चलिए आप सब एक- सर्वे एक सर्वा हैं, सुनील आप जी- ही एंकर, आप ही मेहमान। चलिए पूछिए मनीष जी सवाल जी। एक सवाल का हाँ, जवाब मेरे दे ठीक है। दीजिए। जेपीएनआईसी हमारी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया था, आज 5.5 बरस आपकी सरकार को हो गया, जेपीएनआईसी का 90% काम पूरा हो गया था। वह बिल्डिंग हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी, जयप्रकाश नारायण जी के इतिहास पर वो बिल्डिंग बनाई गई थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लोकतंत्र रक्षक सेनानियों का सम्मान करने की बात करते हैं, वह बिल्डिंग आज उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित क्यों नहीं हुई? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब एक बात बताइए, जब आपकी सरकार में जो काम अधूरे छूटे थे वो सारे काम पूरे तो सब भारतीय जेपीएनआईसी हमारा क्यों नहीं पूरा हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा जेपीएनआईसी क्यों नहीं पूरा हुआ? मेट्रो का आपने पहले उद्घाटन कर दिया, किसने पूरा किया? आपने पूरा किया। मुंशी पुलिया से एक स्टेशन आज तक बनवाया नहीं आपने, आप कह रहे हो कि मेट्रो का काम पूरा किया। झूठ बोलते हो आप लोग टेलीविजन बैठ करके। अरे चलिए संदीप जी देख रहे हैं डिबेट को, चर्चा ये नहीं, फिर सरकार की तरफ से रुक जाइए, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए संदीप जी। चर्चा ये है कि मेट्रो का ये सवाल का जवाब लगातार विपक्ष उठाता है भाई, फिर वो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि अब देखिए आगरा में देखिए नया प्लान हुआ, कानपुर में हुआ, ये सब सवाल। मुद्दा ये नहीं कि किसके कार्यकाल में, फिर मुद्दा घूम फिर के यहीं पर आता है। अब फोकस ये होना चाहिए कि किस किस पर किस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए और किस तरीके से कार्रवाई जो होनी चाहिए वो एक नजीर बने। मुद्दा अब ये होना चाहिए जी, वो नजीर जी। आलोक जी, सुनिए, रुक जाइए, आप रुक जाइए करके, समय नहीं, रुक जाइए। चलिए 5 साल से संदीप जी से मैं सवाल कर रहा हूं, संदीप जी जवाब देंगे, बस समय बहुत कम है। ठीक है, मैंने बहुत सबको मौका दे दिया। जी संदीप जी। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात योगी सरकार कह रही है और करती भी है, उसमें विश्वास भी करती है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अथॉरिटीज़, चाहे वो नोएडा की अथॉरिटी हो, चाहे लखनऊ की अथॉरिटीज़ हो, चाहे प्रयागराज की अथॉरिटीज़ हो, भ्रष्टाचार वहाँ चरम पे था। पता नहीं आज भी मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी आई होगी, लेकिन पूर्णतः अगर आप जीरो टॉलरेंस की बात करें अथॉरिटीज़ में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उस पर कुछ इस नियंत्रण सरकार कर पाने में सक्षम है। कर सकती है, ये भी तय है, लेकिन जिस तरीके से ये ट्विन टावर का मामला आपके सामने आया है और जिन सरकारों में ये बना, जिन सरकारों ने रही इसके बनते समय, उन सरकारों ने क्या किया, उन सरकारों ने अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, और जिस समय ये बन के तैयार हो गया, अब जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अब उसको ध्वस्त करने से कोई रोक नहीं सकता, तो विपक्ष को मुझे लगता है कि इसमें अब एक तरीके से एक प्लान लेके आना चाहिए। अब थोड़ी सी आगे की बात करनी चाहिए। आसिफ जी, एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप एक सुझाव भी दें। अब सुझाव यह है कि बात थोड़ा आगे की हो कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं फिलहाल उन पर, चाहे वो नगर निगम के, निर्माण निगम के, किस तरीके से अथॉरिटी के जो भी हैं, क्योंकि कोई एक ये मिली भगत नहीं है, तमाम सारे जो एक पूरा जो एक नेटवर्क बना हुआ, एक सीरीज बनी, उन पर कार्रवाई किस तरीके से चाहता है विपक्ष। मैं चाहूंगा आप एक सुझाव भी दें। मान्यवर मेरा भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश की सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपको कांग्रेस को जितनी गालियां देनी है दो, हमारी जितनी बुराई करनी है करो, लेकिन जितने लोगों ने इसमें फ्लैट बुक कराया इस टावर के अंदर, उनकी तुरंत के तुरंत लिस्ट बनाओ। आधे घंटे के अंदर अपनी अथॉरिटीज को बैठा लो, उनकी लिस्ट बनाओ, दूसरी अथॉरिटी से उनको दूसरी जगह प्लॉट या फ्लैट उनके जो है सरकार की तरफ से उनके अलॉट करो। जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे आज के आज उनकी मीटिंग बुलाओ। टावर गिरने से पहले, आज रात से पहले उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ, रात से पहले उनकी अरेस्टिंग कराओ। जब उनके खिलाफ मुकदमा लिख जाए, उनकी अरेस्टिंग हो जाए, तब जाके ये टावर गिराओ। जब उन लोगों को जिसने इसमें फ्लैट बुक किया है उनको वहां पर दूसरी जगह फ्लैट मिल जाए उसके बाद।
जी अन्यथा चलिए, ये आपका सुझाव था, आपका ठीक ये है। कार्य मनीष जी, मैं चाहूंगा बिल्कुल आप भी गलत सुझाव होगा। दें, फिर मैं सुनील जी से आज की डिबेट का फाइनल कमेंट लूंगा। देखिए आलोक हाँ। जी, किसी भी सरकार को, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, हमारी सरकार हो या कांग्रेस, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार बनती है, हर दल को जनता के हितों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, किसी भी सरकार के समय में कोई भी काम अगर अधूरा छूट जाता है तो आने वाली सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए कि जनता के टैक्स से हम निर्माण करते हैं, जो भी निर्मित होने वाली चीजें हैं उनका बेहतर से बेहतर निर्माण करके जनता को समर्पित करना चाहिए और ध्वस्तीकरण से ज्यादा निर्माण कार्य पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बशर्ते उस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं वो सरकार बखूबी समझेगी। सुनील शर्मा जी, तमाम सारे देखिए सुझाव आए, आसिफ जी ने भी कहा बायर्स की पहले लिस्ट बनाई जाए। मैं नोट कर रहा था जब आसिफ जी बता रहे थे कि जो मिली भगत जिनकी है उन सब के नाम सामने आए, मुकदमा दर्ज कराया जाए और एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए आलोक जी, प्रवक्ताओं ने जो सुझाव दिए, सुझाव उनके अपनी जगह पर ठीक हैं। मैं मानता हूं कि जिन लोगों ने, जो अथॉरिटी में जो अधिकारी थे, जिन लोगों ने करप्शन किया है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और योगी जी का डंडा तो ऐसा चलेगा कि उनसे उसकी नुकसान की भरपाई भी कर सकते हैं। और वो कार्रवाई करने जो के लिए बायर्स सुनील थे, जी, सरकार सुनील आएगी जी, क्या? इस जिम्मेदार चैनल पे जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं नाम आपको लिख करके देने को तैयार हूँ और मैं खड़ा होकर के बताऊंगा कि किसने किसने भ्रष्टाचार किया है। के अंदर बिहार में सरकार जिलों को उसकी बात कर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं तो समाजवादी पार्टी से आज कहूंगा कि जितना एग्रेशन है थोड़ा सदन में भी दिखाए विपक्ष के तौर पर। भाई आप तो सारा गुस्सा और सारी मांगों को यहीं रख लेंगे क्या सारे? थोड़ा सदन में भी जब सत्र चले तब मुद्दा उठाइएगा। आप बुलाते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। ये समाजवादी पार्टी का ये चरित्र है कि सड़क से लेकर के सदन तक ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, सही समय पर सही सवाल उठाए, सही जगह पर उठाए। सारी बातें यही करेंगे जी चलिए, लेकिन आपको भी आश्वासन देने चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के सुझाव भी आए, आलोचनाएं भी हुई। कुल मिलाकर के बायर्स के हितों को लेकर के सबसे पहले सोचना है, अब ये बड़ी जिम्मेदारी। डॉक्टर संदीप जी। जी, मैं लगातार इसी विषय पर चिंतन कर रहा हूँ कि आखिर बायर्स का होगा क्या। जिस तरीके से यहाँ पे राजनीति की जा रही है, विषय के अलग जाके आप विषय की बातों को ले जा रहे हैं कि आपने क्या नहीं किया, क्या किया। मैं ये समझना चाहता हूँ कि भाई आखिर उन जो बायर्स हैं जिनको ये प्रोजेक्ट लेना था, जिनको प्रोजेक्ट हैंड ओवर होना था, उन बायर्स की इसमें गलती क्या थी, जबकि बिल्डर और अथॉरिटी के जो मिली भगत थी उसका खामियाजा आखिर इनको क्यों भुगतना पड़ रहा है। सरकार को इस पे गंभीर चिंतन और निर्णय करना चाहिए। गंभीर चिंतन की जरूरत है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष जी आपका भी, आसिफ रिजवी जी आपका भी, संदीप श्रीवास्तव जी आपका भी और सुनील शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा अथॉरिटी का पाप होगा ध्वस्त, लेकिन बड़ी बात है कि जो पापी बैठे हैं अथॉरिटी में उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और कार्रवाई भी ऐसी जो बने एक नजीर, ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति हरगिज ना हो।